हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डेविस राज। आप लोगों का इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। मैं आप सबों के सामने इंग्लिश लेकर उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा था, जिसका मैंने 5 प्रकार बताया था। यूज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक करें। यूज के हिसाब से मैंने बताया कि सेंटेंस को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस। ये दोनों मैं बता चुका हूं। अब उससे आगे जो है वो देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में मैंने लिखा इच्छा सूचक वाक्य। अब ये होता क्या है, तो याद रखिए कि जिस वाक्य से आपको कर्स का, जिस वाक्य से आपको ब्लेसिंग का, जिस वाक्य से आपको प्रेयर का, जिस वाक्य से आपको विश का, जिस वाक्य से आपको डिजायर का बोध होता है, उसी को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस करते हैं। कर्स मतलब श्राप होता है, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, प्रे मतलब इसी को पूरा अगर फुल फॉर्म बोलना चाहे तो प्रेयर बोल सकते हैं। प्रे का मतलब होता है आपको प्रार्थना, विश का मतलब होता है इच्छा, और डिजायर मतलब होता है अभिलाषा। तो जिस भी वाक्य से श्राप का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, इच्छा का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, वैसे सभी वाक्य को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद रखिए, इसका मैक्सिमम सेंटेंस जो होगा वो आपको मे से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पर खत्म होगा, या फुल स्टॉप पर भी खत्म हो सकता है। लेकिन वाक्य का सेंस जो है वो काफी ज्यादा मायने रखेगा। तो सबसे पहले मैं इसका डिफाइन लिखता हूं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल को देखने का कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मैं डिफाइन लिखा हूं, द सेंटेंस दैट शोज कर्स, ब्लेसिंग, प्रे, विश एंड डिजायर। यानी वैसा वाक्य जिससे कि आशीर्वाद का, श्राप का, दुआ का, प्रार्थना का, या फिर इच्छा या अभिलाषा का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा, इट स्टार्ट्स विथ मे या विश। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो मैक्सिमम आपको मे या विश से शुरुआत होता है। मे आप लोग जो है वो पढ़े होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मे यू लिव लॉन्ग। यानी जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा वो मे से शुरू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मे को अगर मैं यहां से गायब कर दूं तो भी कोई समस्या नहीं है। आप डायरेक्ट इसको इस तरह से बोल सकते हैं, यू लिव लॉन्ग, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि वाक्य का सेंस जो है आपको इसी प्रकार से आना चाहिए। वाक्य का सेंस या तो कर्स होना चाहिए, वाक्य का सेंस या तो ब्लेसिंग होना चाहिए, वाक्य का सेंस या तो प्रेयर होना चाहिए, या विश या डिजायर होना चाहिए। अगर आप वाक्य को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का कौन सा वाक्य है। इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इन सभी चीजों का बोध होता है। इस वाक्य में आप ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। कभी कभी याद रखिए इसमें फुल स्टॉप का भी प्रयोग होता है। अब खास करके ये विश और डिजायर जो है, ये ज्यादातर आपको जो है वो एरर में पूछता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको लिख दूं, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ सकता, ठीक। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। इसका मतलब है अभी हम चिड़िया है कि नहीं है, तो नहीं है। स्वाभाविक बात है कि ये मेरी इच्छा है। इफ आई वेयर अ किंग आई वुड रूल टू द मधेपुरा। यदि मैं राजा होता तो मधेपुरा पर राज करता, मेरी इच्छा है। याद रखिए कि यहाँ पर इफ का प्रयोग जो है वो विश के लिए किया गया है, और इसमें वर्ब हमेशा वेयर ही लगता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने गलती लिखा है, आई के साथ वाज लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा जो विश एंड डिजायर को दिखाता है, तो उसमें हमेशा वेयर का ही प्रयोग होता है। इफ आई वेयर अ किंग
आई वुड रूल टू द मधेपुरा। आई के साथ वेयर का प्रयोग किए हैं। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ सकता था। आई होप आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कोई दिक्कत ना रहा हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इसका अगला प्रकार है। अगला जो टाइप है वो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही लग रहा होगा प्रश्नवाचक, यानी वैसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। देखिए मैंने यहाँ डिफाइन लिखा है, द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक, अब याद रखिए ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग यस नो, दूसरे को कहते हैं WH वर्ड। ठीक, याद रखिए कि यस नो जो होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे आप लोग, सहायक क्रिया। इसकी कुल संख्या जो है वो 24 होती है। इज एम आर सब इसी में आता है, इज एम आर वाज वेयर। एक होता है WH वर्ड वाला, यानी जिसमें WH वर्ड का प्रयोग हो। वाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ये सभी जो शब्द होता है इसी को कहते हैं WH वर्ड। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का हो सकता है, जिससे कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आर यू गोइंग। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, वेयर आर यू गोइंग। दोनों वाक्य में थोड़ा सा अंतर समझने का कोशिश कीजिएगा। दोनों जो है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का पहचान कैसे करना होता है, तो वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, और वाक्य के शुरुआत में हमेशा प्रश्न पूछने वाला कोई शब्द का प्रयोग किया हुआ रहता है। या तो सब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब दिखेगा, ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा, या तो WH वर्ड दिखेगा। यहाँ देखिए इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू, यू से पहले है वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट है यू, इससे पहले आपको वर्ब दिख रहा है और उससे पहले WH वर्ड दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। शुरुआत में वर्ब हो गया और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब जरा हमको इस दोनों वाक्य में अंतर बताने का कोशिश कीजिए। यहाँ जो मैं लिखा हूं कि एक सेंटेंस को कहते हैं यस नो वाला, एक को कहते हैं WH वर्ड वाला। दोनों में अंतर क्या है कि यस नो वाला जो भी वाक्य होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। इस वाक्य में देख लीजिए कि शुरुआत किससे हुआ है, आर से। आर क्या होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक, इसको यस नो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जवाब, यस नो वाला जो भी सेंटेंस होता है इसका जवाब या तो आप यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस जो होता है वैसे वाक्य जिससे कि सेंस पूरा कंप्लीट हो, यही ना होता है। किसी को अगर कोई भी सेंटेंस हम पूछे या सामने वाला कुछ भी हमको बताए, तो उसका सेंस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहते। आर यू गोइंग, मेरे कहने का मतलब हुआ क्या तुम जा रहे हो। आप उधर से अगर बोल दिए यस, तो उतना में ही मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा तो सामने वाला जा रहा है। अगर आप बोल दीजिएगा नो, इधर से हम प्रश्न किए आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आप बोले नो, तो इतना में हमको समझ में आ गया कि तुम नहीं जा रहे हो। कोई दिक्कत? तो ऑक्सिलरी वर्ब से जब कभी भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जवाब आप या तो यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत है WH वर्ड के साथ। अगर WH वर्ड वाला कोई भी आपको सेंटेंस में शब्द दिख जाए तब वहां यस नो से काम नहीं चलता है। तब आपको प्रॉपर एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आप बोलिए यस, तो इससे क्या हमको पता चल जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आप बोलिए यस, तो क्या हमको आपका नाम पता चलेगा? तो नहीं, आपको एक प्रॉपर सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। माय नेम इज डेविस राज, इस प्रकार से। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट, इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना पड़ जाएगा। तो यही अंतर होता है दोनों में, यस नो वाला में और WH वर्ड वाला। यस नो वाला हमेशा याद रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। WH वर्ड इस प्रकार का कुछ शब्द होगा, वहां से शुरू होता है,
और इसमें कम से कम एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना पड़ेगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा हो आप लोगों को इंट्रोगेटिव समझने में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे अगला और आखिरी सेंटेंस का टाइप पर, जो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस का जो लास्ट टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसको देखते हैं। उसका हिंदी मैंने लिखा विस्मयादि बोधक वाक्य। अब जरा इसका डिफाइन देख लीजिए। द सेंटेंस दैट शोज सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज एंड वंडर। यानी वैसे वाक्य जिससे अचानक का बोध होता है। अब अचानक से क्या हो सकता है? तो खुशी हो सकती है। अचानक से क्या हो सकता है? तो दुख या गम हो सकता है, या फिर आश्चर्य हो सकता है। ऐसे जो भी वाक्य होंगे उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। याद रखिए ये आपको एक्सक्लामेटरी वर्ड से भी शुरुआत हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा अलास सी इज नो मोर। यानी वैसे वाक्य जिससे कि अचानक से किसी भी घटना का बोध होता है। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा अलास, इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड। अब ये एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या होता है? तो जिस प्रकार का सेंटेंस है वैसा ही सेंस देने वाला अगर कोई शब्द होता है तो उसी को एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं। अब ये मैंने एक शब्द लिखा और इसी के साथ ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया और इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया। याद रखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही एकमात्र ऐसा सेंटेंस होता है जिसको पूरा होने के लिए दो चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वाक्य के अंत में या तो फुल स्टॉप लगता है, या क्वेश्चन मार्क लगता है, या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। ये तीन चिन्ह में से अगर कोई भी लगा हुआ है तब जाकर के हम लोग समझते हैं कि वाक्य कंप्लीट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी एक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ भी चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि ये चिन्ह का प्रयोग कर दिए तो वाक्य खत्म हो गया। वाक्य यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक ऐसा शब्द है जो इस वाक्य के गुण के बारे में बता रहा है। इधर का वाक्य किस आधार पर लिखा गया है। अब यहाँ का वाक्य देखिए सी इज नो मोर, अब वो नहीं रही। ठीक, तो ये एक दुख वाला बात है, सौरो वाला बात है। तो यहाँ का शब्द भी जो है वो सौरो वाला ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कर देना है कि एक्सक्लामेटरी वर्ड है खुशी वाला और इधर का वाक्य लिख दिए दुख वाला। जैसे हुर्रे सब होता है, आपको खुशी वाला शब्द हम बोल दिए हुर्रे सी इज डेड, वो मर गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब कोई मर गया तो वहां पर दुख की बात है, वहां जाकर के आप बोलिएगा हुर्रे सी इज नो मोर, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जैसा ये शब्द होता है वैसा वाक्य भी इधर का होना चाहिए। दुख वाला शब्द है तो दुख वाला वाक्य होना चाहिए। खुशी वाला कोई शब्द लिखे हैं तो खुशी वाला वाक्य होना चाहिए। अगर कोई आश्चर्य वाला शब्द इधर लिखे हैं तो आश्चर्य वाला वाक्य भी होना चाहिए। एक तो इस प्रकार का वाक्य आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। और दूसरा एक आपको मिलेगा हाउ या फिर वाट लगा करके, हाउ या फिर वाट लगा करके। जैसे मैंने एक लिखे वाक्य हाउ द नाइस कार इट इज, या फिर यहां पर ए का प्रयोग हाउ अ नाइस कार इट इज। ठीक है, या इसको नहीं लिखने का मन है तो इस हाउ के जगह आप वाट का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट अ नाइस कार इट इज। अब इसका सेंस क्या हुआ? वाह कितना सुंदर कार है। देखिए वाक्य को खत्म होने के लिए लास्ट में एक चिन्ह का प्रयोग किया और ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है जो अचानक का बोध कराता है। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज देखते हैं, अगर अचानक से हम लोग मुंह से कुछ निकल जाए, अरे वाह कितना सुंदर नजारा है, अरे वाह इतनी सुंदर लड़की है, तो इस प्रकार का जो भी वाक्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा हाउ से यहाँ शुरुआत किए हैं या फिर वाट से शुरुआत किए हैं, और ये दोनों आपको WH वर्ड होता है। ये दोनों अगर WH वर्ड है तो ये वाक्य जो है इससे पहले जो बताए इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें होना चाहिए। तो जरा एक बात बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि वाक्य जो भी रहेगा ना उससे प्रश्न पूछने का बोध होगा। क्या इस प्रकार का वाक्य से कोई प्रश्न आपसे कर रहे हैं? व्हाट अ नाइस कार इट इज, वाह कितना सुंदर गाड़ी है, क्या आपसे मैंने प्रश्न किया? तो नहीं।
आप बोलिएगा तो फिर इस दोनों का सेंस क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कि इस दोनों वाक्य में अगर हा या फिर वाट का प्रयोग किया गया तो इसका हिंदी होगा वाह। ठीक है, हा या फिर वाट अगर कहीं भी लिखा हुआ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में तो उसको हिंदी करने पर इस दोनों का जो हिंदी आएगा वो आएगा आपको वाह, ना कि क्या और कैसे। ठीक, तो यही दोनों प्रकार का वाक्य जो है आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। या तो एक्सक्लामेटरी वर्ड के साथ आपको कोई भी सेंटेंस प्रयोग किया हुआ रहेगा, या फिर हाउ या वाट लगा करके किसी भी सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो इसी प्रकार का वाक्य होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, जिसमें कि अचानक से खुशी का बोध होता है, अचानक से दुख का बोध होता है, अचानक से आश्चर्य का बोध होता है। तो ये रहा सेंटेंस की टाइप। यूज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग होता है, यूज के हिसाब से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। और आज आप लोगों का जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है यूज के हिसाब से वो खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिसको भी बेसिक ग्रामर का जानकारी चाहिए एकदम शुरू से, तो शुरू से एकदम लेकर के उसको चलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।